और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान वार्ता प्लान नहीं बना रहा, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। बयान सामने आ चुका है ईरान ने की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, वार्ता के फैसले में अभी बदलाव नहीं होगा। ट्रंप के फूट के दावे पर ईरान का ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। हमारे नेतृत्व में कोई फूट नहीं है। हालांकि बयानबाजी का दौर देखिए लगातार जारी है। अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर और एक और अपडेट सामने आ चुका है। ईरान बातचीत का प्लान नहीं बना रहा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है। वहीं इन सभी दावों को झूठा करार देते हुए ईरान की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। ट्रंप के फूट के दावे पर ईरान का ये बयान सामने आया है। हमारे नेतृत्व में किसी भी तरीके का कोई फूट नहीं है। तो सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। तो इसी पर अब ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। कर्नल रिटायर्ड उमंग कोहली जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं यहां से करना चाहूंगी यूके देवनाथ जी से। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सीज फायर को लेकर कहीं ना कहीं अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई, सीज फायर को लेकर यहां पर बात की गई है और कहा गया है कि 3 हफ्ते के लिए जो सीज फायर है लेबनान के साथ बढ़ा दिया गया है। लेकिन ईरान के साथ अभी इसको लेकर किसी तरीके का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। सीज फायर को लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? अमेरिका का इंटरेस्ट अब कहीं ना कहीं लेबनान के साथ, इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां तक लेबनान और इजराइल की बात जी। है, ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाया गया है, इसमें लेबनान इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है। सिर्फ इजराइल जो है वो लेबनान के साउथ दक्षिण वाले भाग में हमला करता है जी। तो लेबनान इजराइल पर कभी नहीं हमला करता है। लेबनान के दक्षिण में जहां हिजबुल्ला है, वहां से हिजबुल्ला कभी कभी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के ऊपर कुछ छोटे छोटे रॉकेट फायर करता रहता है। अब जब इजराइल के ऊपर ये बात आई है कि 3 हफ्ते का सीज फायर है, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल इसका ऐसा मतलब निकालता है कि वो लेबनान की राजधानी बेरूत या मध्य लेबनान में जहां पर बेका वैली है, वहां पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल दक्षिण लेबनान में जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बॉर्डर को बोलते हैं जी। वहां से लेकर उत्तर में लिटानी रिवर तक का जो एरिया है, लिटानी रिवर बॉर्डर से करीबन 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। तो उस एरिया पर इजराइल पिछले 10 दिन में सीजफायर के बावजूद हमला करता रहा है। अभी अगले 3 हफ्ते भी आप देखेंगे कि इजराइल अपने बॉर्डर से लेकर लिटानी रिवर तक उस एरिया पर बम गिराता रहेगा, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स और अपने लड़ाकों को, इजराइल उनको आतंकवादी कहता है, उनको इस एरिया में छुपाया हुआ है, लिटानी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में, दक्षिण लेबनान का वो हिस्सा जो इजराइल से छूता है। इजराइल का कहना है कि वहां पर ये जो हिजबुल्लाह है, ये अपने रॉकेट्स लॉन्चर्स को छुपा के रखता है, रॉकेट्स को छुपा के रखता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वहां घरों में शेल्टर लिए हुए हैं। इसीलिए इजराइल को जब भी कभी वहां पर कोई हरकत नजर आती है जमीन पर, चाहे वो कुछ भी हरकत हो, कोई मूवमेंट एक गाड़ी की भी होगी या 4 लोग भी अगर पैदल पैदल जा रहे होंगे, तो इजराइल तुरंत उन पर हमला कर देता है। अब जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है, बातचीत वो तभी करेगा जब पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलेगा। ईरान ने कह दिया अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा। फिर अगला कदम बातचीत का होगा। तो जब तक अमेरिका, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने का वादा करे। जी
जी बिल्कुल उमंग कोहली जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए बयानबाजी तो लगातार की जा रही है, लेकिन एक चीज़ और निकल कर यहाँ पर सामने आई है कि सीज फायर की जो समय सीमा है वो अभी तय नहीं है। इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। तो क्या समझे अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो अपने मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सीज फायर की जो टाइमलाइन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है? ये सीज फायर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी। ईरान इसको सीज फायर नहीं मानता, या फिर जो ईरान के सपोर्टर्स जैसे कि चीन है वो इसको बिल्कुल। सीज फायर नहीं मानता, वो उसको एक्ट ऑफ वॉर मानता है, हम्म। ब्लॉकेड को। दी अमेरिकन ब्लॉकेड जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे है वो उसको सीज फायर का उल्लंघन मानता है ईरान। जी। सो बात वहीं पे अड़ी हुई है, जैसे साथी गेस्ट ने भी कहा कि ईरान जो है ब्लॉकेड जब हट जाएगी यूएस की, तब ईरान भी अपनी ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार है और वार्ता के लिए वो तैयार है। अभी द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना, जिसकी हम एलिफेंट इन द रूम से माने के ना वहां पे होके भी नेगोशिएशन में, लेकिन जिसका साया वहां पे है वो चीन है। और चीन को ये नागवार गुजरी है जो उनकी यूएस की ब्लॉकेड है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी के ऊपर ये हिट करती है। पहली वार्ता के लिए भी ईरान तब माना था जब चीन ने उसको इंडिकेशन दी थी कि आप वार्ता के लिए जाइए। तो ईरान के पाले में बहुत ज्यादा नहीं है गेंद जो है वो चीन पहुंच चुकी है, और चीन उनको किसी भी हालत में वार्ता करने से रोक रहा है। सीज फायर की भी कोई कंडीशंस रिलैक्स करने के लिए जो है वो रोक रहा है। ईरान के को सीज फायर से इस समय कोई फायदा नहीं है, और वो इस करके कि जो शिप्स लगे हुए हैं ब्लॉकेड के अंदर यूएस के, उनको वो पीछे धकेलना चाहता है ताकि ब्लॉकेड लूज हो जाए। और जब अगर सीज फायर यूएस हटा देगा या ईरान भी हटा देगा, तो वो मिसाइल्स के द्वारा वो शिप्स जो लगे हुए हैं ब्लॉकेड के अंदर उनको पीछे धकेलना चाहता है और ब्लॉकेड को लूज करना चाहता है। इस करके ईरान को कोई फायदा नहीं है सीज फायर का। इसी तरह से इजराइल को कोई फायदा नहीं है सीज फायर का। इजराइल जो है सीज फायर इसी करके मानता नहीं है, या यूनिलैटरल सीज फायर सिर्फ और सिर्फ लेबनान के साथ है, दोनों तरफ की, हिजबुल्ला के साथ नहीं है। वो दोनों के डिस्टिंक्शन मानता है दोनों आइडेंटिटीज में। वो कहता है हिजबुल्ला और लेबनान सेम नहीं है, लेबनान की गवर्नमेंट डिफरेंट है, हिजबुल्ला जो है वो डिफरेंट है। हिजबुल्ला की इनफैक्ट उनकी प्री कंडीशन है कंप्लीट सीज फायर के लिए कि हिजबुल्ला अपने आर्म्स जो है वो ले डाउन करे, उसके बाद ही वो कंप्लीट सीज फायर करेंगे इजराइल। सो ये लेबनान की तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर है, और इधर यूएस की तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर है, क्योंकि दोनों को सीज फायर अपने अपने एरियाज में बेनिफिट कर रही है। जी ठीक है यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए अब जो स्थिति है बहुत ज़्यादा उलट हो चुकी है, आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और स्थिति तनावपूर्ण देखिए लगातार बरकरार है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं पता भी क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस को अब स्ट्रिक्टली इंटरवेंशन करना चाहिए? हाँ दीपाली, देखो यूनाइटेड नेशन का बहुत अहम रोल है जी। जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट मामले होते हैं तो उनको जनरल असेंबली में भी डिस्कस किया जाता है, और अगर खास और इमरजेंट मामला है तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनको उठाया जा सकता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब भी इस तरह के मामले को यूनाइटेड नेशन में समझिए यूएनएससी में उठाया जाता है, तो प्रस्ताव ज्यादातर इस तरह से होते हैं कि अमेरिका की निंदा कर, अमेरिका के ऊपर दबाव डालो या इजराइल के ऊपर दबाव डालो कि वो बमबारी बंद करें। जाहिर बात है ईरान अपनी तरफ से पहले मिसाइल नहीं दागता है। आप हमेशा देखेंगे ईरान तभी मिसाइलें रुख करता है इजराइल की तरफ या गल्फ कंट्रीज की तरफ जब पहले अमेरिका या इजराइल बमबारी शुरू करते हैं। तो यूएनएससी में जब भी ऐसे मामले आते हैं तो प्रस्ताव ऐसा होता है कि अमेरिका और इजराइल को बोलो कि बमबारी ना करें और थोड़ी निंदा भी करें, लेकिन क्योंकि अमेरिका का वहां पर वीटो पावर है और अक्सर कई बार पहले ऐसा होता था कि अमेरिका के कहने पर इंग्लैंड भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता था, तो प्रस्ताव गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन की जो ताकत है, डिप्लोमेटिक ताकत है, वो कम हो जाती है। जबकि दुनिया के ज्यादातर देश, खासतौर से ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं, वो हमेशा
चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल अपनी तरफ से हॉस्टाइल यानी दुश्मनी वाले एक्ट जो हैं वो कम कर दें। होता ये है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था जी। तभी से ही यूनाइटेड नेशन को कोई अपनी फौज नहीं दी गई, या यूनाइटेड नेशन को अपनी कोई खुद की पुलिस नहीं दी गई कि यूनाइटेड नेशन की फौज जाके वहां पर, या यूनाइटेड नेशन की पुलिस वहां जाकर जमीन पर अपने जो मर्जी है, यूनाइटेड नेशन का जो डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करे। ऐसा कोई व्यवधान नहीं है शुरुआती दिनों से। तो यूनाइटेड नेशन के पास सिर्फ इतना है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करें, भारत कंट्रीब्यूट करे, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे, कोई रुवांडा कंट्रीब्यूट करे, फिर एक यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग या पीस एनफोर्समेंट टीम बनती है, वो जाकर वहां जमीन पर इंप्लीमेंट कराती है। लेकिन उसके लिए यूएनएससी में पहले वो प्रपोजल पास होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रपोजल पास, जिसके तहत हमने अफ्रीका में, आप देखिए भारत की भी सोमालिया में, इजराइल लेकिन ऐसे सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फोर्स नहीं है, लेकिन फोर्स होना बहुत जरूरी है, वरना स्थिति जो है कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, ठीक है सर। मैं यहाँ पे कोहली साहब के पास आना चाहूंगी। कोहली जी, जैसे कि आपने कहा है कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है, एक तो खुलकर नहीं आ रहा है चाइना बिल्कुल भी सामने, और आपने एक चीज और कही है कि बातचीत के लिए साफ इनकार करा है। कोशिश ये की जा रही है चाइना की तरफ की कि दोनों देशों की भी बातचीत ना हो। अगर बातचीत नहीं होती है तो ऐसे में चाइना का क्या फायदा है, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही चाह रही है कि बातचीत होनी चाहिए और इस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलना चाहिए। नहीं, चाइना जो है वो बातचीत से परहेज नहीं, चाइना पहले प्री कंडीशन रख रहा है बातचीत से पहले, और वो प्री कंडीशन है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर जो ब्लॉकेड यूएस ने कर रखी है उसको हटाए। और यूएस की ब्लॉकेड का सबसे ज्यादा असर चाइना को ही पड़ा है, बिकॉज 90% उनका क्रूड ऑयल जो है वो ईरान से आता है। ईरान का निर्यात और आयात सारा का सारा कंप्लीट बंद कर दिया है। ईरान के अंदर सारा सामान जो अंदर आता है वो भी सारा का सारा चीन से ही आता है। तो उनका निर्यात और निर्यात दोनों के ऊपर असर पड़ा है। सिर्फ क्रूड ही नहीं, बाकी भी सारी जरूरतें ईरान की चाइना ही मुहैया कराता है। इससे उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ रहा है। सो उन्होंने एक प्री कंडीशन रखी है, बातचीत से उनको कोई परहेज नहीं है, लेकिन बातचीत के अंदर उन्होंने प्री कंडीशन रखी है और वो इस सीज फायर को नहीं मानते क्योंकि वो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर बताते हैं। तो ईरान काफी हद तक चीन से टेक्नोलॉजी ले रहा है, इक्विपमेंट ले रहा है, मॉरल सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है कि मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट भी ले रहा हो। इसके पीछे की कहीं ना कहीं सर और कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं हो सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं बिल्कुल अमेरिका। जी ईरान काफी हद तक चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। ईरान का चाहे बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर बढ़ाया जा रहा है बातचीत को लेकर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार बातचीत दोनों देशों के बीच में कब होगी। संकेत अमेरिका की तरफ से भी लगातार दिए गए, लेकिन अब देखना होगा कि बातचीत आखिरकार कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो आज हमने बातचीत की अपने दोनों मेहमानों से और समझा कि जो बयानबाजी यहाँ पर चल रही है, और एक सवाल कहीं ना कहीं आकर खड़ा होता है कि अब बातचीत दोनों देशों के बीच कब होगी। सीज फायर को लेकर भी बयानबाजी अब ईरान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। देखना होगा कि स्थिति अब आगे कैसी होती है।